नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार फिर से आप लोगों के सामने संस्कृत भाषा विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। हमारी यह श्रृंखला संस्कृत भाषा विज्ञान के ध्वनि परिवर्तन से संबद्ध कुछ नियमों को लेकर के चल रही है। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि यथाकाल यथा समय भाषा परिवर्तित होती है। उस भाषा की परिवर्तनशीलता को हम जानने का प्रयास करते हैं और जब उस उन कारणों को हम समझ लेते हैं तो जो भाषा वैज्ञानिक है उसके लिए नियमों का प्रवर्तन करते हैं। चाहे वे यास्क रहे हों, पाणिनि रहे हों, कात्यायन रहे हों, पतंजलि रहे हों या परवर्ती जितने भी भाषा वैज्ञानिक रहे हैं, परवर्ती जितने भी वैयाकरण रहे हैं, उन लोगों ने यथाकाल यथा समय उन नियमों का निर्देश किया। लेकिन जब से ये आधुनिक भाषा विज्ञान का समुदाय हुआ, जब से तुलनात्मक भाषा विज्ञान की चर्चा की जाने लगी, पूरे वैश्विक भाषा के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत कई सारे ध्वनि नियम बनाए गए। उन्हें ध्वनि नियमों में जब भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत इन भाषाओं के मध्य तुलना की गई तो कई सारी ऐसी समानताएं दिखी, कई सारी असमानताएं दिखी और कई सारे ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द रहे जिन्होंने यथाकाल अपने में परिवर्तन पाया। अब वे परिवर्तन के कारण क्या थे? उन्हीं परिवर्तन के कारणों का अनुसंधान मानो ध्वनि परिवर्तन के नियम बने। उन ध्वनि परिवर्तन के नियमों में जो खास करके जर्मन जो है उनका सर्वाधिक योगदान रहा है और ये ध्वनि नियम 18वीं 19वीं शताब्दी के आसपास मूल रूप से एक क्रांति के रूप में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में देखा गया। जर्मन, जैसा आप लोगों ने सभी ने नाम सुना कि ग्रिम हुए, ग्रासमैन हुए, वर्नर हुए, इन सारे लोगों ने सविशेष इसकी ओर ध्यान दिया और अनेक भाषिक समस्याओं को सुलझाने में इन्होंने सहायता प्रदान की। इन्होंने से तात्पर्य है इन ध्वनि नियमों ने, साथ ही इन ध्वनि नियमों को हमारे सामने प्रवर्तित करने वाले भाषा वैज्ञानिकों ने। इन्हीं ध्वनि नियमों में खास करके जो भाषा विज्ञान के अंतर्गत है, कुछ विशिष्ट ध्वनि नियम बने जो प्रसिद्ध हैं और छात्रों को खास करके इन ध्वनि नियमों को जानना आवश्यक हो जाता है। ये हैं ग्रिम नियम, ग्रासमैन नियम, वर्नर नियम, तालव्य नियम, मूर्धन्य नियम। लेकिन ये नियम केवल इतने 5 मात्र नहीं है, ये 5 प्रमुख नियम है। इसके अतिरिक्त कतिपय ऐसे नियम है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आज हमारा जो मूल फोकस है वो है ग्रासमैन नियम, वर्नर नियम, तालव्य नियम और मूर्धन्य नियम, क्योंकि ग्रिम्स लॉ, ग्रिम नियम के विषय में हमने पिछले अपने व्याख्यान में अच्छी तरह से उसको समझने का प्रयास किया। तो ये जो ग्रासमैन और वर्नर नियम जो है और खास करके जो ग्रिम के अंतर्गत, ये सारे के सारे जो हैं मूल भारोपीय भाषा से इसका संबंध लेकर के चलते हैं। मूल भारोपीय भाषा खास करके जब हम ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, गॉथिक, सिमिलरली इंग्लिश, जर्मन एंड ऑल, इन सारी भाषाओं को जब सामने लाते हैं तो उन भाषाओं के साम्य और वैषम्य को देख करके इन नियमों का प्रवर्तन हुआ है। इसी में ग्रासमैन एक हुए जो 1809 से 1877 तक जर्मन के भाषा वैज्ञानिक रहे। इनका पूरा नाम हर्मन ग्रासमैन है। इन्होंने ग्रिम के नियमों का संशोधन किया। अब यह संशोधन क्या होता है इसको हम समझ लें कि मित्रों, जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, व्याकरण के कतिपय नियमों का प्रवर्तन किया, लेकिन पाणिनि के बाद पाणिनि के व्याकरण में कई ऐसे शब्द रह गए जिन शब्दों पर पाणिनि के नियमों का आरोपण नहीं हो पा रहा था, या कतिपय ऐसे नए शब्द का निर्माण हो गया जो कि पाणिनि के व्याकरण की परिधि से बाहर के शब्द थे। तो ऐसे शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से एम्पावर करने के लिए, उनको अर्थसम्मत करने के लिए वार्तिक की रचना हुई। कात्यायन ने वार्तिक के माध्यम से ऐसे कतिपय शब्दों को हमारे सामने प्रवर्तित किया। जैसे उदाहरण के लिए शब्द है तत्श्लोकेन, तत् प्लस श्लोकेन। अगर इस पे छोटी सूत्र हम लेकर चलते हैं तो यह आरोपित नहीं होता, लेकिन तत्श्लोकेन शब्द बनता है, अतः तत्श्लोकः शब्द बनता है। अतः उसको किस अधीन रखा जाए, तो जहां पर अट का नियम था तो छत्वममीति वाच्यम को उस अट की परिधि
अम तक ले जाई गई ताकि वह उसके अंतर्गत आ जाए। तो हम ऐसे संशोधन को नियमों का संशोधन कहते हैं। तो इसी प्रकार ग्रिम के जो नियम थे, वह ग्रिम के नियम कुछ ऐसी भाषा थी जिस पर लागू नहीं हो पा रही थी। जैसे ग्रिम कहता है कि ब को प तथा द को त हो जाता है। ग्रिम नियम के अनुसार जो ब वर्ण है उसको प हो जाता है और जो द है उसको त हो जाता है। लेकिन ग्रिम का यह नियम जो गॉथिक भाषा है उस पर लागू नहीं हो रहा था। वहां ब एवं द जो है वही बना ही रहता था, अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं होता था। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम संस्कृत का बोधति शब्द लें तो वहां पर उचित तो यह था कि यह हो जाना चाहिए था गॉथिक में पियुदान, क्योंकि ब का प में कन्वर्जन होना चाहिए था, लेकिन वो ना होकर के बियुदान शब्द बना रहा। इसी तरह दभ है, दभ का जो गॉथिक है उसमें दाऊब से होता है, दाऊब से होता है, तो द को वहां पर त होकर के ताउब से होना चाहिए था, लेकिन वह ब और द परिवर्तित नहीं हो रहा है। और जब यह परिवर्तित नहीं हो पा रहा था तो ग्रासमैन का ध्यान इस ओर गया कि आखिर वो क्या कारण है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो उन्हीं कारणों का अनुसंधान, ग्रिम के उन्हीं नियमों का संशोधन ग्रासमैन का नियम कहलाया। अब ये जो थी, इन्होंने क्या किया, ग्रासमैन ने क्या किया कि संस्कृत भाषा और जो ग्रीक भाषा है, इन भाषाओं की पारस्परिक समीक्षा की, अनुसंधान किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। इस तुलनात्मक अध्ययन में क्या बात निकल कर आई कि जो संस्कृत भाषा है और ग्रीक भाषा है, इन दोनों भाषाओं में कि दो अव्यवहित सूक्ष्म ध्वनियां, जो सूक्ष्म यानी ऊष्म जो ध्वनियों में से प्रथम उष्ण ध्वनि यानी ह निकल जाती है। अब ऐसे हम समझें जैसे ध है या भ है या मां है, सॉरी जो भ है ध है, अब ये जो ध्वनियां हैं इनमें प्रथम उष्ण ध्वनि क्या है, ह, अर्थात ध से अगर हम ह निकाल देते हैं तो द बचता है। इसी तरह भ से अगर हम ह निकाल दें तो उसमें ब बच जाता है। दैट मीन्स अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंगली समझें तो B प्लस H इक्वल टू भ होता है। सिमिलरली ब में जब हम ऊष्म जो ह है वो अधिक डालते हैं तब वह भ होता है, ब भ। तो संस्कृत और ग्रीक में ये जो दो अव्यवहित ऊष्म ध्वनियां थी उनमें से प्रथम उष्ण ध्वनि ह निकल जाती है, अर्थात उसे ह का लोप हो जाता है, ह दृष्टिगत नहीं होता। जहां पर द्वितीय वर्ण से ऊष्म ध्वनि निकलती है वहां पर प्रथम वर्ण में ऊष्म ध्वनि आ जाती है। दो बातें कही कि प्रथम जो है वो प्रथम ऊष्म ध्वनि निकल जाती है और द्वितीय वर्ण से जो ऊष्म ध्वनि निकलती है वहां पर प्रथम वर्ण में ऊष्म ध्वनि आ जाती है। इस आधार पर यह कल्पना की गई कि जो मूल भारोपीय भाषा है उनमें दो अक्षरों वाली ऐसी धातुओं में दो महाप्राण ध्वनियां थी। हम आप महाप्राण जानते हैं, अल्प प्राण जानते हैं, जैसे क ग जो है अल्प प्राण है, लेकिन ख और घ ये दोनों महाप्राण है। अर्थात जिन ध्वनियों में उच्चारण में हमें अपने प्राणवायु को, हमें अपनी सांस को, अपनी हवा को ज्यादा छोड़ना पड़ता है वह महाप्राण ध्वनि होती है, और जिसमें कम सांस छोड़ने होते हैं वह अल्प प्राण ध्वनि होती है। इसीलिए वर्ण का जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है वह आपको क्या कहलाता है, महाप्राण। तो ऐसी धातुओं में दो महाप्राण ध्वनियां थी। उनमें से साधारणतया प्रथम उष्ण ध्वनि, ऊष्म ध्वनि निकल जाती थी, यानी ह निकल जाती थी, और द्वितीय वर्ण से ऊष्म ध्वनि निकलने पर वह प्रथम में पुनः आ जाती थी। इन दैट सेंस आप कह सकते हैं कि यह शिफ्टिंग हो रहा है, अर्थात जो अल्प प्राण है वो महाप्राण जो है वो इस तरह से परिवर्तित हो रहा है। इसको हम इन उदाहरणों से जानते हैं। जैसे संस्कृत में धा धातु है, धारण करने के अर्थ में दधाति रूप चलता है, दधाति धत्तः दधति, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये धा धातु का ओरिजिनल तो ध धामी होता है, होना चाहिए ध धामी, अर्थात धा का ध कैरी होगा, तो लेकिन वह बन जाता है दधामी। अब ये कैसे बना, तो ध में ह है, इसलिए ध को द होने से ह ध्वनि का लोप हो जाता है, ह ध्वनि हट जाती है। प्रथम जो ध है, प्रथम वर्ण ध जो ऊष्म के साथ है, उसमें से ऊष्म ध्वनि जो ह है वह हट गई। तो इस प्रकार से धा का जो धधामी है या धा का जो धधती है वह आपको
दधामी या दधती रूप में निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार भ्री ध्वनि है, भरती वाला, भाभार। यहां पर भी आप पाएंगे कि जो प्रथम ब है, प्रथम भ है भाभार का, वो ब में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली कई सारे उदाहरण आप पा रहे हैं। बुध है, बुध का भूत हुआ, भूत का बधौ हुआ, और बधौ का से बधौ आदि ही जो है भूतसु या बुधौ इसमें आता है। तो बुधौ में प्रथम वर्ण से ऊष्म ध्वनि हट गई। अब देखिए बुध, भूत और बुधौ, इसको आके देखिए, इनमें जो प्रथम वर्ण है यानी जो भ है, उस भ से ऊष्म ध्वनि हट गई, और तदनुसार भूत, भूतसु में द्वितीय वर्ण से ऊष्म ध्वनि हटी। और यही कारण है कि मूल धातु बुध है, यानी बुध जो है वो बाद में परिवर्तन के कारण है। लेकिन अगर आरोपीय दृष्टि से देखें, इस बुध धातु का मूल का अन्वेषण करें, तो भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में यह बुध धातु कभी बुध धातु रहा होगा। लेकिन इस भाषा वैज्ञानिक परिवर्तन के कारण, इस नियम के कारण भ जो है वह ब में बदल जाता है, और वही ध बाद में त में बदल जाता है। सिमिलरली दुह धातु के साथ हो रहा है। अन्य ऐसे कतिपय उदाहरण बना करके हम इस प्रकार की परिकल्पना, इस प्रकार की एक समझ जो है डेवलप करते हैं। बट इस समझ को देने वाले कोई और नहीं, हर्मन ग्रासमैन थे। अब ये एक ग्रासमैन के नियम का एक रूप हमारे सामने आया, जो कि प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण में होने वाले परिवर्तन, जिस परिवर्तन की ओर इशारा किया था ग्रिम ने कि ब को प और द को त हो जाएगा, उसके उस रूप को उन्होंने देखा कि गॉथिक के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। चूंकि वहां अप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए ग्रासमैन ने उस पर अनुसंधान किया, और उस अनुसंधान का जो परिवर्तन रहा, परिणाम रहा, वो परिणाम यह रहा कि किस प्रकार प्रथम और द्वितीय ध्वनि से ऊष्म ध्वनि ह निकल करके और जो महाप्राण ध्वनियां थी उनको अल्प प्राण में बदल देती हैं। इसके बाद, इसी ग्रासमैन के बाद कार्ल वर्नर होते हैं। कार्ल वर्नर, इसका अगर जर्मन में कहीं कहीं उच्चारण फर्नर भी किया जाता है, ये 1846 ईस्वी में होते हैं और लगभग 50 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं। 1896 में इनकी मृत्यु होती है। कार्ल वर्नर भी जर्मन भाषा शास्त्री थे। इन्होंने भी ग्रिम नियम का संशोधन किया, ठीक उसी प्रकार से कि जो न्यूनताएं रह गई थी, जो कमियां रह गई थी, उन नियमों में वर्नर ने संशोधन किया। इसीलिए इसे एक न्यू नियम के रूप में जाना गया। ग्रिम नियम के अपवाद से यह जानना कि ग्रिम नियम का आधार एक्सेंट है, उदात्त स्वर है। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं संस्कृत की दृष्टि से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीन होते हैं स्वर। तदनुसार ग्रिम नियम के अपवाद से उन्होंने यह जाना कि ग्रिम नियम जो है, अर्थात होल ग्रिम नियम, चाहे प्रथम वर्ण परिवर्तन का रहा हो या द्वितीय वर्ण परिवर्तन का रहा हो, जिसे हमने पिछले अपने व्याख्यानों में समझा, उनका जो बेसिक जो आधार है, जो मूल आधार है, वह एक्सेंट है, उदात्त स्वर है। वह किस प्रकार, तो इसको इस प्रकार से हम जानते हैं। बेसिकली वर्नर नियम कहता क्या है? मूल भारोपीय भाषा के शब्दों के क, त और प अगर इंग्लिश में लें तो के, टी, पी को जर्मनिक भाषाओं में ह, थ, फ तब होगा, अर्थात ये तब होता है जब मूल भाषा में अव्यवहित पूर्व, अर्थात ठीक उस वर्ण से पूर्व कोई उदात्त स्वर होता है। अगर उदात्त स्वर नहीं होगा तो यह वर्ण परिवर्तन नहीं होगा। यदि उदात्त स्वर के क, त, प के बाद होगा तो उनके स्थान पर क्रमशः ग, द, ब होता है। अब देखिए, ये क्लियर है इस चीज को कि यदि उदात्त स्वर नहीं होगा मूल भाषा में उस वर्ण से पूर्व, तो वह ध्वनि परिवर्तन उदात्त नहीं होगा। लेकिन उदात्त स्वर क, त, प के बाद होगा तो क, त, प के स्थान पर ग, द, ब हो जाएगा। बेसिकली सुनने में यह व्याकरण का जो नियम है झलाम जशोंते की तरह लग रहा है, लेकिन झलाम जशोंते क्या कहता है कि क, त, प के बाद कोई भी वर्ण रहे या वर्ण न रहे,
वो क को तृतीय वर्ण में परिवर्तित कर देगा, ग को त को तृतीय वर्ण द में और प को तृतीय वर्ण ब में परिवर्तित करेगा। और मैं समझता हूं कि ये जो वर्नर्स लॉ है, वर्नर्स लॉ के ऊपर आवश्यक रूप में पाणिनि के व्याकरण झलाम जशोंते का प्रभाव परिलक्षित होता है। और हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि हमारी इस ज्ञान परंपरा को अपनी शब्दावली, अपने वाक्यों में मढ़ करके इन भाषा वैज्ञानिकों ने अपने नाम से उन नियमों को कर लिया। अन्यथा इन सारी बातों का उल्लेख परिष्कृत रूप में हम संस्कृत व्याकरण में पाणिनि के द्वारा हो, चाहे वार्तिक के द्वारा हो, कात्यायन के द्वारा हो, चाहे महाभाष्यकार पतंजलि के द्वारा हो, हम इनकी ऐसी व्याख्या पाते हैं। अस्तु, अब वर्नर नियम के इस नियम को हम समझें, वर्नर नियम के अप्लाई कर को देखें, उदाहरण से समझने की कोशिश करें। अब संस्कृत में शब्द है युवकः, ठीक है, युवकः है। अब इसको हम समझते हैं, ये बेसिकली क्या है, युवकस्य है। अगर विसर्ग को हम स हलंत मान लें तो यह क्या है, युवकस्य है। इसलिए इस चीज को स्पष्ट करने के लिए, यानी क त और जो प है, इसको स्पष्ट करने के लिए हमने कॉमा लगा रखा है यहां पर, ताकि हम समझ सके कि वहां पर एक्सेंट है, उदात्त स्वर है। तो यह युवकस्य है। लैटिन में यही बन जाता है जुवेनकस। क्षमा करेंगे, अब ये लैटिन में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ये आप लोग जाने। मैं व्यक्तिगत ये कह रहा हूं यहां पर, चाहे इसे युवेनकस कहें या इसे जुवेनकस कहें, लेकिन लैटिन में ऐसा है। यही चीज गॉथिक में ये जो क है, युवकस का जो क है वह ग बन जाता है, और अंग्रेजी में भी यह ग बना रहता है। अब ध्वनि परिवर्तन क्या हो रहा है, क ग में बदल रहा है। जैसा कि वर्नर्स नियम में स्पष्ट कहा है कि यदि उदात्त स्वर क त प के बाद होगा तो उनके स्थान पर क्रमशः ग द ब होते हैं। यानी स जो है, युवकस का स, यह उदात्त स्वर है, युवकस का स एक्सेंट है, और इस स के कारण जो युवक है उस युवक का क ग में बदल रहा है। और गॉथिक में ये जग्स या जुग्स या युग्स जो प्रोनाउंसिएशन करे ये होता है। और इंग्लिश में हम आप लोग सभी जानते हैं यंग यह शब्द बनता है, अर्थात क जो है वो ग में बदल रहा है। तो वर्नर ने उस चीज को हाईलाइट किया, उस चीज को पकड़ा। और ये केवल 3 उदाहरण से हम इसे नहीं समझें, इनके ढेर उदाहरण प्राप्त होते हैं। अब जैसे शतम है, लैटिन में ये सेंटुम या केंटुम या केंतुम जो उच्चारण करें, लेकिन गॉथिक में जाकर के यह हंद हो जाता है। और यही गॉथिक अंग्रेजी में आकर के हंड्रेड या हंड्रेड जो उच्चारण हो, यद्यपि डी जो है वो जो सेरेब्रल डी हम उच्चारण करते हैं, ये बेसिकली वहां पर ये द का ही रूप है, वो डेंटल फॉर्म है। तो हंड्रेड, अब हंड्रेड, अब देखिए शतम का जो त है, श ह बन रहा है और त द बन रहा है। अगर आप इसको सेंटम संत करें तो यही स ह बन करके हन बना, और टी जो है, त जो है वो द में बदल रहा है, तो हंड्रेड बन रहा है, हंड्रेड। तो ये डी जो है द है, इसको समझना चाहिए। त ध्वनि ध में परिवर्तित हो रही है। तो ये शतम का आप रूप देखेंगे। इसी प्रकार सप्तन शब्द आता है हमारे पास। सप्तन जो कि 100 के लिए इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं, संस्कृत में सप्तन होता है, लैटिन में सेप्टेम कहा गया। अब सप्तम का जो प है, यही देखिए गाथिक में आकर के सिबुन हो रहा है, सी बुन। हम सी और ना के बीच का जो ब है उस पर ध्यान देखें, जो बुन जो बन हो रहा है, सिबन, प ब में बदल रहा है। और वही आकर के अंग्रेजी में, इंग्लिश में सेवन हो रहा है। अगर उसको सामान्य समझे तो यह सेबिन है, यानी प ब में बदल रहा है। ओष्ठ है वहां पर, लेबियल हमें दिख रहा है, ब व। तो यह परिवर्तन हो रहा है। इन्हीं परिवर्तनों को वर्नर ने पकड़ा, जिस पर कि ग्रिम के नियम अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो ग्रिम के उस नियम में संशोधन करके उन्होंने अपने नियमों का परिवर्तन किया। और तदनुसार इसमें हम क्या देखते हैं कि क त प के बाद उदात्त स्वर है, इन्हें ह थ फ ना होकर के ग द ब हो रहा है। ग्रिम नियम कहता था कि इसको थ फ होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हो रहा है। भ्रातर में त से पहले उदात्त है, ठीक है, त के बाद नहीं। अतः जो गॉथिक है और अंग्रेजी में जो ब्रदर है
उस ब्रदर में टी को द हो रहा है, ता को थ मिलता है। वस्तुतः ये जो था जिसको कहते हैं ब्रॉथर, जिसे कहते हैं, बेसिकली वो फॉर्म क्या है, ब्रदर बोला जाता है। उस ब्रॉथर को ही ब्रदर बोला जाता है। दैट मीन्स ये ब्रदर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो भ्रातृ शब्द है, जो भ्रातर शब्द है, उस त को द हो रहा है। तो ध्वनि परिवर्तन क्या हो गया? त को द हो रहा है। तो इस प्रकार वर्नर ने उस नियम को, जो बेसिकली आपके जो वर्नर के जो ग्रिम के नियम थे, उस ग्रिम के नियम को संशोधित करके हमारे सामने इस नियम को प्रस्तुत किया। मित्रों, देखने वाली बात यह है कि ग्रासमैन हो या वर्नर हो, ये सारे के सारे संशोधक हैं। इन्होंने ग्रिम के जो चली आ रही परंपरा थी, इसको आके एक एक्सटेंडेड रूप दिया। और यह सत्य है कि अगर आधुनिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से हम आलोडन विलोडन करें तो ऐसे परिवर्तन हम देखते हैं। अगर हमें संस्कृत के अतिरिक्त अन्य वैदेशिक, अन्य विदेशी भाषाओं का यदि ज्ञान है, तो उस ज्ञान के ऊपर हम इसको अप्लाई करके हम उन शब्दों के मूल भारोपीय का अन्वेषण कर सकते हैं। जैसा कि हमने बुध धातु की विवेचना करते हुए यह कहा कि आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में यह बुध नहीं रहा होगा, बल्कि यह बुध धातु रहा होगा। लेकिन इन कारणों से, इन नियमों के कारणों से यह परिवर्तन होकर के बुध धातु मात्र बना रहा। एक चीजों को और ध्यान में रखना है कि ये सारे टाइम टू टाइम ये परिवर्तन होते रहे। हम आगे के जब कतिपय नियमों को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं उस नियम में फ्लॉज भी है और क्रेडिट जो है वो लेने का प्रयास अलग है। लेकिन एक सत्य हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इन सारे नियमों की व्याख्या के ऊपर पाणिनि के अष्टाध्यायी का प्रभाव निसंदिग्ध है, निस्संदेह है। पाणिनि के व्याकरण को छोड़ करके हम इन व्याकरण के इन नियमों को समझ पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। जैसा उदाहरण हमने आपको झलाम जशोंते के माध्यम से प्रस्तुत किया, जगदीश शब्द है, जगतीश नहीं हो रहा है, उस त का परिवर्तन द में हो रहा है। तो अब हमें यह अनुसंधान करना है कि हम इसे जर्मन भाषा वैज्ञानिक के नियम को जानें, या हम यह कहें कि जर्मन वालों ने इसे निकाल करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, इसीलिए ये फॉर्नर के नाम से या ग्रासमैन के नाम से या ग्रिम के नियम से आ गया। मैं अभी भी मानता हूं कि इन सारे नियमों को समझने के लिए पाणिनि की अष्टाध्यायी को समझना, पाणिनि के व्याकरण को समझना कहीं ज्यादा आवश्यक है ग्रासमैन, वर्नर और ग्रिम के नियम को समझने से। मित्रों, इसके बाद जो नियम है वे है तालव्य नियम और वो है मूर्धन्य नियम। तालव्य नियम जैसा कि स्पष्ट है, हम आप सभी जानते हैं, इ चु य शानाम तालुह आदि करके हमारे सामने बातों को रखा गया, यानी ई, चवर्ग, य और तालव्य श। इसी प्रकार ऋतु रसानाम मूर्धा, ऐसा कह के हम लोग मूर्धन्य को समझने की कोशिश करते हैं। और रि, टवर्ग, र, श और णा, इनका जो उच्चारण होता है हम उन उच्चारण को मूर्धा के अंतर्गत रखते हैं। तो किस प्रकार यह मूर्धा, किस प्रकार यह तालव्य में परिवर्तित हुआ, किस प्रकार यह वर्ण मूर्धन्य में परिवर्तित हुआ, हम उसको जानेंगे। एक गहन अनुसंधान का विषय यह है कि इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि जो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक है वे यह कहते हैं कि संस्कृत में मूलतः मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य ध्वनियां नहीं थी, और उस मूर्धन्य ध्वनि नहीं होने के कारण फिर यह अनुसंधान किया जाता रहा कि यह मूर्धन्य ध्वनि कब आई। मित्रों, इस विषय को हम आगे ले चलेंगे, हम आगे समझेंगे। अभी इस व्याख्यान को मैं यहीं खत्म करता हूं। आप लोगों को यदि अच्छा लगा तो आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।